हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू एनसीईआरटी विद नवीन। आज जो हम करेंगे पॉलिटिकल साइंस के रिवीजन क्लासेस का लेक्चर 1, जो चैप्टर होने वाला है दो ध्रुवीयता का अंत। ठीक है, तो हम जो करेंगे चैप्टर को स्टार्ट, तो उससे पहले कुछ चीजें कर बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो हम ये जो चैप्टर करेंगे वो हैंड रिटन नोट्स के द्वारा करेंगे। ठीक है, जो नोट्स लिखे गए हैं वो क्लास के नोट्स हैं हमारे। ठीक है, उन नोट्सों के द्वारा हम ये चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इतना समय नहीं कि मैं आपको किताब से बुक डेप्थ में चीजें जाके बताऊं। ठीक है, हम नोट्स के द्वारा पढ़ लेंगे मेन मेन चीजें और शॉर्ट एंड स्वीट में। ठीक है, ये हैंड रिटन नोट्स आपको कहाँ मिलेंगी? क्लैरिटी फॉर एनसीईआरटी बाय नवीन टेलीग्राम चैनल है, इस पे जाओ और आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, फर्स्ट बुक अपलोड कर दिएंगे, सेकंड बुक के आ जाए तो कल अपलोड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट कुछ फीचर्स हैं इस नोट्सों के, तो वो देख लेते हैं। पहला, इन नोट्सों में हमने पूरे अच्छी तरीके से डायग्राम, फ्लो चार्ट आदि का यूज किया है, बहुत अच्छी तरीके से। कैसे बड़े सवालों में डायग्राम बनाते हैं, कौन से सवालों में डायग्राम बनने की उम्मीद है, और कैसे ज्यादा मार्क्स लाए जा सकते हैं डायग्राम बना के। ठीक है, साथ ही कुछ जगह हमने मैप्स भी डाले हैं। ठीक है, आगे इस नोट्सों से हम आंसर राइटिंग का एक मेथड भी सीखेंगे कि बड़े सवालों में किस तरीके से पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, और कैसे पॉइंट आउट करते हैं बड़े सवालों को, कैसे लिखा जाता है, कितना लिखा जाएगा, ये सब कुछ चीजें हम देखेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट, इंटायर पूरे सिलेबस को कवर किया गया है नोट्सों में। पूरे सिलेबस का मतलब मैं बोल रहा हूँ आरबीएससी के नए पैटर्न के अकॉर्डिंग पूरे सिलेबस को डाला है। लेकिन हमने जो चैप्टर छूट गए हैं ना 30% के सिलेबस के हिसाब से, उनको भी इसमें डाला है। क्यों डाला है? क्योंकि मैंने आपको क्या बोला है, कई बार क्लास में मैं बोलता हूँ कि बाहुबली में 2 दिखाऊंगा आपको डायरेक्ट, तो आपको बाहुबली 2 समझ में नहीं आएगी जब तक कि आप बाहुबली फर्स्ट नहीं देखोगे। इसका मतलब है कि कुछ चैप्टर हटा ऐसे दिए आरबीएससी ने जो चैप्टर नहीं हटाने चाहिए थे। जैसे फर्स्ट जो शीत युद्ध का दौर है वो हटा दिया है, और डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुवीयता का अंत तभी समझ में आएगा कि स्टार्ट क्यों हुआ था उनके बीच में विद्रोह, या युद्ध क्यों स्टार्ट हुआ था। तो ठीक है, जो भी कर दिया है क्या करे, लेकिन हमने हमारे नोट्सों में उन सभी चैप्टर को डाल दिया है जो हटा दिए गए। ठीक है, आगे नेक्स्ट, इन नोट्सों में 99% आरबीएससी के बोर्ड के पेपर कवर हो जाते हैं। 1% में इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आरबीएससी का भरोसा नहीं है, आजकल नए क्वेश्चन बनाने लग गया है वो। 1%, लेकिन मैं फिर भी दावा कर रहा हूँ कि 100% सिलेबस मिल जाएगा अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग पहले से है। क्लियर हुआ? ठीक है, आप इन नोट्सों पर रिलायबल हो सकते हो पूरी तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट, स्टार्टिंग में इन नोट्सों में हमने जो भी चैप्टर स्टार्ट होता है उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट डालते हैं, ताकि वो चैप्टर सारी तरीके से, वो क्वेश्चन उन चैप्टर को पूरी तरीके से कवर कर दे, कंप्लीट कवर करे उसको। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो नोट्स लिखे गए हैं वो इजी लैंग्वेज में लिखे गए हैं, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, हर कोई पढ़ कर समझ सकता है। ठीक है, सरल और सहज रूप से लिखे गए हैं ये। क्लियर हो गया? हमने इन नोट्स की जो, मैं ये कहता हूँ कि इस नोट्स की जो सबसे इंपॉर्टेंट जो खूबी है ना, फीचर्स है ना, वो यही है कि टॉपिक वाइज पी वाई क्यू डालते हैं हम इस नोट्स में। जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसके ऊपर हमने पी वाई को डाला है कि कौन कौन से सालों में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा है इस टॉपिक से। इससे क्या होता है कि बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी कि मुझ किसी टॉपिक को किस डेप्थ में तैयार करना है, और कहाँ से तैयार करना है, और किस तरीके से तैयार करना है, ये सारी चीजें तैयार करनी है। और इन नोट्सों को पढ़कर आपको पता चल जाएगा कि नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या है, इन नोट्सों को बनाते टाइम किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, फीचर्स मैंने आपको सामने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ये जो नोट्स पढ़ाए जाएंगे वो आपके रिवीजन क्लासेस के थ्रू आएंगे। रिवीजन क्लासेस इन द सेंस डेप्थ में चीजें तैयार नहीं करवाई जाएगी, लेकिन मैं फिर भी ध्यान रखूंगा कि कुछ चीजें इजी करके बताई जाए ताकि आपको चीजें याद रहे। ठीक है, नेक्स्ट, सिलेबस को कवर कर किया है हमने, पूरा कंप्लीट सिलेबस को कवर किया है, और अपन पूरे सिलेबस को भी कवर करेंगे इन क्लासेस के थ्रू। ज्यादा नहीं, 10-12 क्लासेस में कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और तो आइए अब स्टार्ट करते हैं अब अपना फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, आओ चलो, देखिए ये आपकी इंडेक्स है। ठीक है, ये आपकी क्या है, इंडेक्स है। ये फर्स्ट बुक है जो आपको पता है 40 मार्क्स की। ठीक है, और ये आपके चैप्टर दे रखा है जो अभी नए लेटेस्ट 70% के हिसाब से है। ठीक है, आ, इन्हीं 7 चैप्टर की 7 क्लास हो जाएगी। ठीक है, बाकी 8 ये हो गए, यानी कि 15 क्लासेस के समथिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। एक ही क्लास में एक चैप्टर कंप्लीट कर देंगे अपन। इजी है, दोनों 40-40 मार्क्स की हैं। क्लियर हुआ? पहले इसको इसको खत्म करते हैं, क्योंकि काफी बच्चे इस वर्ल्ड जो पॉलिटी है, समकालीन विश्व राजनीति, इसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, तो इसको पहले से खत्म कर देते हैं। ठीक है,
अब देखो, इन नोट्सों को देखो, मैंने बोला है कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट डालते हैं हम, तो आप देख लेना आराम से। ये चैप्टर हट गया है लेकिन हमने डाला है फिर भी, ठीक है। लिखने का और बनाने का तरीका देख लेना और समझाने का तरीका भी देख लेना। टॉपिक वाइज पी वाई को डाले हैं हमने, हर चीज को कवर किया है, ठीक है। और तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट अपने फर्स्ट चैप्टर से। तो फर्स्ट चैप्टर कौन सा हमारा? दो ध्रुवीयता का अंत, ठीक है, ठीक है। ध्रुवीयता क्या होती है? पोलरिटी होती है, यानी कि पोलर, ठीक है, ध्रुव। तो दो ध्रुवीयता का अंत दो ध्रुव कौन से थे? एक तो अमेरिका, एक सोवियत संघ, ठीक है। शीत युद्ध के अंत के बाद इन दोनों का अंत हुआ और एक महाशक्ति के रूप में अमेरिका का उदय हुआ, ठीक है। यही है। अब ये सब चीजें कैसे समझ में आएगी? ऑलरेडी शीत युद्ध का दौर आप चैप्टर पढ़ोगे ना, तो ऑलरेडी आपको अंडरस्टैंड बनेगा कि हाँ, माजरा चल क्या रहा है आखिर में, ठीक है। लेकिन ठीक है, आरबीएससी की मर्जी थी, कर लिया उन्होंने। इंपोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट हमने डाल दी है पहले ही, कि इस चैप्टर से कौन कौन से इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। लगभग 14 क्वेश्चन के समथिंग इस चैप्टर में से हमने बनाए। जो जो बना सकते थे इंपोर्टेंट, वो सारे क्वेश्चन बना दिए हमने, ठीक है। और ये ये कब करना है आपको? जब ये नोट्स में आपको कंप्लीट पढ़ा दूं, तब आपको इनको सोल्व करना है, और गारंटी है सारे 99% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्लियर हुआ? और इससे बाहर भी कुछ नहीं जाने वाला है, ये और बता देते हैं, ठीक है। आ जाओ, अब शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आ जाओ। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने भाई बंधु दोस्त जितने भी है सबको शेयर करो, ठीक है। जो भी क्वेरीज है आपकी कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। तो टॉपिक है हमारा बर्लिन की दीवार। बर्लिन की दीवार। तो बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया था? कब बनाया था इसको? 1961 में। कब बनाया था? 1961 में। इसे शीत युद्ध का प्रतीक माना गया था। क्या माना गया था? इसे शीत युद्ध का प्रतीक माना गया था। 1989 में पूर्वी जर्मनी की जनता ने इसे क्या कर दिया था? गिरा दिया था, ठीक है। कब बनी? 1961 में। कब गिराया? 1989 में। अब 1989 में जैसे ही गिरा, तो इसे शीत युद्ध का अंत भी मान लिया गया उस दिन से, ठीक है। दो ध्रुवीयता का अंत भी मान लिया गया। क्लियर हो गया? तो हम क्या कहना चाहते हैं कि सर, शीत बर्लिन की दीवार दोबारा, एक बार दोबारा बोलिए। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, देखो, कब बनाया? 1961 में। कब गिराया? 1989 में। और इसे किसका प्रतीक माना गया? कोल्ड वॉर का, यानी कि शीत युद्ध का प्रतीक माना गया। क्लियर हो गया? दूसरा, दूसरे रूप में इसे देखा जाए तो साम्यवादी दुनिया और पूंजीवादी दुनिया के बीच का विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है। क्लियर हो गया? देखो, ये दीवार खड़ी है, इस तरफ तो साम्यवादी दुनिया, इस तरफ पूंजीवादी दुनिया। तो इन दोनों के विभाजन का प्रतीक भी माना जाता है। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब देखो, हमारा टॉपिक है सोवियत प्रणाली विशेषताएं। इसको पढ़ने से पहले हमने एक पी वाई को डाल दिया है, ठीक है। 2015 में क्या पूछा था? सोवियत प्रणाली से आप क्या समझते हैं? विस्तार से इसका क्या करें? वर्णन करें, ठीक है। अब देखते हैं क्या है। अब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, ये इसका क्वेश्चन का आंसर कैसे करना है अब मैं बताता हूँ। पहले हमें कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो उसका हल्का सा इंट्रो लिखते हैं। हमेशा याद रखिए, इंप्रेशन बनाने का सबसे अच्छा तरीका होता है, पहले उस टॉपिक का एक छोटा सा 2 या 3 लाइन में इंट्रो दो, ठीक है। तो हमने डाला है, देखो, समाजवादी सोवियत गणराज्य का अस्तित्व रूप क्या था? अस्तित्व रूप रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में अस्तित्व में आया था। यानी कि सोवियत प्रणाली है, उसे 1917 से पहले किस नाम से जाना जाता था? रूस के नाम से जाना था। और ये 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद में किस नाम से जाना गया? सोवियत गणराज्य। क्लियर हो गया? आ जाओ, इसकी सोवियत प्रणाली की क्या विशेषता है वो देख लेते हैं। एक एक विशेषता देखते हैं क्या है। चलो, पहले क्या बोला है? यहाँ पर एकल पार्टी पर दौर था, मतलब कब यहाँ पर कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। क्लियर हो गया? पहली पार्टी कौन सी यहाँ पर? पहली विशेषता क्या है? यहाँ पर एकल पार्टी प्रभुत्व था, यानी कि दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। यहाँ पर विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं थी। क्लियर हुआ? विपक्ष में कोई भी पार्टी नहीं थी, और ना ही कोई दूसरा अन्य राजनीतिक दल था, ठीक है। इसका मतलब हुआ, ये तानाशाही रूप में काम करती थी, अर्थात लोगों के ऊपर अंकुश लगाती थी। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके, इकोनॉमी को प्लान करके चलाते थे, ठीक है। और राज्य के नियंत्रण में थी इकोनॉमी, राज्य के नियंत्रण में थी इकोनॉमी। पूरी इकोनॉमी पे किसका कंट्रोल था? देश या राज्य का, ठीक है। निजी संपत्ति की संस्था का समापन किया गया था, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन को इतना जोर नहीं देते थे। क्लियर हो गया? और समाज समानता के सिद्धांत के पर आधारित था। क्लियर हो गया? कौन से सिद्धांत पर आधारित था? समानता के सिद्धांत पर आधारित था। आपसे पूछ सकता है कि सोवियत प्रणाली का समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? समानता के सिद्धांत पर आधारित था, ठीक है। सरकार जरूरत की चीजें मुहैया करवाती थी, लोगों को उपलब्ध करवाती थी, ठीक है। मुहैया का मतलब उपलब्ध करवाती थी। सरकार जरूरत की चीजें लोगों को क्या करवाती थी? उपलब्ध करवाती थी। जैसे हेल्थ,
एजुकेशन, सामाजिक सुरक्षा आदि। क्लियर हो गया। विशाल ऊर्जा संसाधनों की उपलब्धता थी कहाँ पे? सोवियत प्रणाली में। और रूसी गणराज्य का प्रभुत्व था। रूसी गणराज्य था वो महान, कुछ लोग कुछ ही गणराज्यों को ही इंपोर्टेंस देता था। ठीक है। यहाँ की कठोर नौकरशाही, यहाँ का जो प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने वाले जो नौकरशाही थी वो कठोर थी। दूसरी बात, वो सत्तावादी प्रणाली को फॉलो करती थी। ठीक है। यानी कि सत्ता में वही या प्रशासन में वही लोग रहते थे जो पार्टी के पक्ष में थे। क्लियर हो गया। तो हमने एक विशेषता पढ़ी, एक बार दोबारा कॉल करो। एकल पार्टी प्रभुत्व, यानी कि दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी थी यहाँ पर। ठीक है। यानी कि विपक्ष में कोई पार्टी नहीं थी। और भाई अन्य पार्टियां नहीं थी तो विपक्ष में कैसे रहेगी पार्टी कोई? ठीक है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध तरीके से प्लान करके चलाई जाती थी। राज्य का नियंत्रण में थी अर्थव्यवस्था है। निजी संस्थानों की या निजी संपत्ति संस्थानों का समापन किया गया था। समाज समानता के सिद्धांत पर आधारित था। सरकार लोगों को जरूरत की चीजें उपलब्ध करवाती थी, हेल्थ, चिकित्सा आदि। ठीक है। यहाँ पर विशाल ऊर्जा संसाधन उपलब्ध थे। रूसी गणराज्य का प्रभुत्व था। नौकरशाही कठोर थी और सत्तावादी प्रणाली लागू थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब इसका जो आंसर था ना वो यही था। क्लियर हो गया। चलो आओ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारे सामने क्या है प्रश्न। नेक्स्ट है प्रश्न हमारे सामने, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ का विघटन, विघटन का मतलब क्या होता है? पतन, अंत। ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। तो सोवियत संघ का विघटन की बात करें तो उससे पहले हमने पीवाई क्यू डाल रखा है। ठीक है। 13, 15, 17 और 22, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा है और 4 बार पूछ लिया है। इससे हमें ये सीख मिलती है। देखो, विघटन के 4 कारण। आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? इसके 3 कारण बताओ। ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के कारण बताओ। सोवियत संघ विघटन के प्रमुख कारण बताओ। क्या मैं क्या करना चाह रहा हूँ? यही तो है पावर ऑफ पी वाई क्यू भाई। मैं बार बार बोलता था ना, पावर ऑफ पी वाई क्यू क्या है? थीम आइडेंटिफाई करो, यही चीज है वो। एक ही क्वेश्चन को 4 बार पूछ लिया है। और काफी टीचर ऐसे बोलते हैं कि पी वाई क्यू रिपीट नहीं होता। मैं फिर कह रहा हूँ, बच्चों को गुमराह मत करो। क्योंकि पी वाई क्यू हमें किसी भी, मैं कई बार बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम का सिलेबस और उसके पी वाई क्यू उसकी की होती है। सिंपल सी बात है। अगर ये दोनों किसी बच्चे को पता है ना, तो उसे किसी टीचर की आवश्यकता नहीं है, अगर ये एनालिसिस करना आता है तो बच्चों को। चलो आगे देखते हैं। सोवियत संघ विघटन को पढ़ते हैं क्या है। इसके प्रमुख कारण कौन कौन से थे? इसके प्रमुख कारणों में देखते हैं तो एक पार्टी का प्रभुत्व, यानी कि एकल पार्टी का प्रभुत्व। एकल पार्टी कौन सी थी यहाँ पर? कम्युनिस्ट पार्टी थी। ठीक है। यहाँ पर एकल पार्टी का वर्चस्व था। किस पार्टी का? कम्युनिस्ट पार्टी का वर्चस्व था। ठीक है। इसके द्वारा सोवियत संघ में ही एकल पार्टी का पूर्ण अंकुश था। लोगों पर वो अपने अधिकार थोपती थी, लोगों के ऊपर अपने कार्य थोपती थी। ठीक है। जनता की इच्छाओं को पूर्ण करने में क्या थी? वो असमर्थ थी। अब भाई एकल पार्टी रहेगा ना तो वहां पर तानाशाही ज्यादा रहेगी। तानाशाही ज्यादा रहेगी तो यहाँ सीधी सीधी बात है, निरंकुशवाद ज्यादा रहेगा। ठीक है। और जनता वहां पर हमेशा क्रोध में रहेगी, यानी असंतुष्ट रहेगी। क्यों? क्योंकि तानाशाही सरकार में एकल पार्टी हमेशा अपनी मनमानी करती है, जनता के ऊपर लगाम लगाती है, जनता के ऊपर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करती है, उसके अधिकारों के ऊपर, काफी चीजों पर। क्लियर हो गया। तो 3 बात मेन इंपॉर्टेंट हो गई इसमें। कौन कौन सी हो गई? देखो, पहली बात कौन सी? वहां पर एक कम्युनिस्ट पार्टी का क्या था? वर्चस्व था। दूसरी, वह कम्युनिस्ट पार्टी वहां पर पूर्ण अंकुश था। पूर्ण अंकुश यानी पूर्ण अधिकार था लोगों के ऊपर कंट्रोल करने का। ठीक है। जनता की इच्छाओं के अनुसार ये नए काम नहीं कर रही थी। 3 बातें हो गई, याद रखना। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, साम्यवाद सत्ता का सत्तावादी होना। साम्यवाद सत्ता का सत्तावादी होना क्या मतलब है? कि वहां पर जनता के अधिकारों को क्या कर दिया गया था? समाप्त कर दिया गया था। ठीक है। जनता को ना बोलने की आजादी थी, ना विचार करने की आजादी थी। ठीक है। जनता के अधिकारों को पूर्णतः समाप्त कर दिया गया था। और जो भी निर्णय लेती थी वो सरकार लेती थी और जनता के ऊपर क्या करती थी? थोपती थी उन निर्णय को। जो भी निर्णय, जो डिसीजन जो भी लेती थी वो सरकार लेती थी। ठीक है। और जनता के ऊपर उन निर्णय को, उन लिए गए डिसीजन को क्या करती थी? थोपती थी। इसलिए वहां की सत्ता क्या होती गई? सत्तावादी। ठीक है। और जनता में धीरे धीरे क्या बढ़ता गया? असंतोष। मैं जिन जिन पॉइंटों को हाईलाइट कर रहा हूँ ना वो मेन पॉइंट है, उनको नहीं भूलना है आपको। ठीक है। समाजवादी व्यवस्था में जनता के अधिकार समाप्त कर दिए गए थे। ठीक है। सरकार जो भी निर्णय लेती थी उनको जनता के ऊपर थोपती थी। ठीक है। और इससे जनता क्या होती गई? असंतोष। जनता में असंतोष बढ़ता गया, क्रोध बढ़ता गया। क्लियर हो गया तीनों दोनों पॉइंट। नेक्स्ट, गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति। गोरबाचेव के समर्थन की समाप्ति का मतलब सीधी बात है, मिखाइल गोरबाचेव ने जो सुधार अपनाए थे वो धीमे थे, धीमे गति से सुधार हो रहे थे, धीरे धीरे। तुरंत तीव्र सुधार नहीं हो रहे थे। ठीक है। और जिससे जनता क्या हो गई? नाराज।
जिससे जनता क्या हो गई नाराज। मिखाइल गोर्बाचेव के द्वारा लिए गए या किए गए सुधार धीमे थे, ठीक है, और जिससे जनता धीरे धीरे क्या होती जा रही थी नाराज। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट, सुधारों के कारण गोरबाचेव का समर्थन चारों तरफ से क्या होता गया, धीरे धीरे समाप्त हो गया। धीरे सुधारों के यानी कि धीमे सुधारों के कारण गोरबाचेव का समर्थन धीरे धीरे समाप्त होता गया था। नेक्स्ट, चौथा पॉइंट, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। देखो यहाँ बोल रहा है ना होना, इसका मतलब है सोवियत संघ विघटन के कारण रूस में लोकतंत्र का अभाव होता गया। ठीक है, लोकतंत्र का अभाव होता गया। जनता को अपने विचारों अभिव्यक्त करने की क्या नहीं थी, स्वतंत्रता नहीं थी। ठीक है, लोकतंत्र में क्या होता है, जनता अपनी मांगे रख सकती है सरकार के सामने, जबकि यहाँ पर उसने पहले ही क्या बोलते, सरकार निर्णय लेती थी, डिसीजन लेती थी और जनता के ऊपर उसको थोपती थी। इस भाई सीधी सीधी बात है, जनता अपनी मांग नहीं रख सकती थी, जनता अपनी बात नहीं रख सकती थी रूस सोवियत संघ प्रणाली में। ठीक है, और उससे क्या होता था, जनता के विचार अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, वो उसके ऊपर खतरा मंडराता था। वो उनकी स्वतंत्रता नहीं दी जाती थी कुछ भी बोलने और कुछ भी करने की। क्लियर हो गया, आ जाओ। नेक्स्ट, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी। ठीक है, राजनीतिक और आर्थिक संस्थाओं की अंदरूनी कमजोरी, सीधी सीधी बात है, लोगों की आशंकाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी जो भी प्रशासनिक और जो भी राजनीतिक संस्थाएं थी सरकार की। लोगों की इच्छा आशंका को आकांक्षाओं को मतलब क्या होता है, इच्छाओं, पूरा नहीं कर पा रही थी लोगों की। ठीक है, और कई सालों तक उसकी अर्थव्यवस्था क्या होती गई, धीरे धीरे गतिरोध, रुक गई या धीरे धीरे गिरती गई। क्लियर हो गया। पहले क्या याद करना है, वहाँ की सोवियत संघ संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्था है ना, उन लोगों को आशंकाओं यानी कि लोगों की इच्छाओं को पूरा नहीं कर पा रही थी और धीरे धीरे सोवियत संघ प्रणाली की अर्थव्यवस्था है गतिरोध होना शुरू हो गई थी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट, प्रशासनिक व राजनीतिक रूप में से गतिरोधता। क्या पहले क्यों आई गतिरोधता, रुकावट क्यों आई? पहली बात, प्रशासनिक व्यवस्था ठप पड़ रही थी क्योंकि नौकरशाही कठोर थी और वह सत्तावादी थी। अपने सत्ता के लोगों को ही नौकरशाही में भर्ती किया गया था और वही सरकार को चलाते थे। ठीक है, और लोगों के ऊपर तानाशाही और भ्रष्टाचार रवैया अपनाते थे। कम्युनिस्ट पार्टी में जनता के प्रति जवाबदेही न होना। भाई जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो कम्युनिस्ट पार्टी लोगों के प्रति जवाबदेही क्यों रहेगी भाई? देखो लोकतंत्र में क्या होता है, सरकार लोग जनता के प्रति जवाबदेही होती है। सरकार का फर्ज है जी कि जनता ने जो भी मांगे रखी है, जो भी बात बोली हो, उसका आप रिप्लाई करो, उसका आंसर करो या उनकी मांगे पूरी करो। लेकिन एकल पार्टी में क्या होता है, सरकार है ना, लोगों के ऊपर अंकुश लगाती है, ना कि लोग सरकार के ऊपर लगा सकते हैं। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ नेक्स्ट, राष्ट्रवादी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छाओं का उभार होना, और मेरा ये भी एक प्रमुख कारण था सोवियत संघ के विघटन का। क्लियर हो गया। हथियारों और सैन्य साजो सामानों का बेमिस खर्च। ठीक है, धीरे धीरे हथियारों की होड़ लग रही थी, क्यों? महाशक्ति बनने के लिए। भाई मैं मेरे पास ज्यादा पावरफुल हथियार रहेंगे तो मैं आपसे ज्यादा पावरफुल रहूंगा। इस चक्कर में, होड़ के चक्कर में हथियारों की हथियारों पर खर्च ज्यादा किया जा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन, कुछ रूस में कुछ क्षेत्रों के ऊपर ही ध्यान दिया जा रहा था। ठीक है, और बाकी क्षेत्रों को पीछे, बाकी क्षेत्र और भी ज्यादा पिछड़ रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट, रूस 15 गणराज्यों को ही प्राथमिकता देता था, बाकी राज्यों को नहीं देता था। एक रीजन ये भी था। आई होप कि 10 कारण बताए हैं मैंने आपके सामने। ठीक है, वो याद हो गए हैं होंगे। ठीक है, एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ इन 10 कारणों को। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नीचे आ जाओ। क्या है, क्या बोला है मैंने, विघटन के कारण। पहला कौन सा है आपका, याद करो, मेरे कहने से याद करो, एकल पार्टी का प्रभुत्व। क्लियर हो गया। दूसरा याद करो, फटाफट याद करो, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का ना होना। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव की नीतियों का धीमा होना, हथियारों की होड़ का होना, हथियारों के ऊपर खर्च होना। ठीक है, और बताओ, इसके अलावा बताओ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है आपको ऐसा रिकॉलिंग पावर करना है। रिकॉलिंग पावर से क्या होता है, चीजें याद होना शुरू हो जाती है। क्लियर हो गया। आई होप की चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट करते हैं हमारा टॉपिक, सोवियत संघ के विघटन के प्रभाव यानी कि रिजल्ट क्या था उसका। ठीक है, पीवाई को देखो, सोवियत संघ के विघटन के परिणाम पूछ रहा है और पीवाई को देखो, 1 2 3 4, 4 बार पूछ लिया उसने। देखो, ठीक है, 13 14 22 24 लगातार पूछ रहा है इसका ये, दिस इज पावर ऑफ पी बाई क्यू। ठीक है, आ जाओ
नेक्स्ट, विघटन के दो परिणाम पूछा आपसे, विघटन के परिणाम पूछ रहा है। ठीक है, विघटन करते सॉल्यूशन के विघटन के परिणाम बताइए, लगातार पूछ रहा है सवाल। तो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अपने नोट्स को ढंग से करके चले जाओ, काम हो जाएगा 99%। ठीक है, आ जाओ समझते हैं टॉपिक को। परिणाम क्या क्या है, शीत युद्ध की समाप्ति। परिणाम क्या निकला उसका, शीत युद्ध समाप्त हो गया, सोवियत संघ की विघटन होती। ठीक है, दोनों महाशक्तियों में एक शक्ति उभर के आ गई तो शीत युद्ध ऑटोमेटिक खत्म हो गया। ठीक है, हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई, क्योंकि दोनों शक्तियों में से एक शक्ति का अंत हो गया था, हथियारों की होड़ करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हथियारों के ऊपर पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, हथियारों की होड़ का समापन। ठीक है, नेक्स्ट, यूएसए का एक महाशक्ति के रूप में उभरना। ठीक है, नेक्स्ट, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व का होना, यानी कि साम्यवादी या समाजवादी अर्थव्यवस्था का पतन और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रभुत्व का होना। विश्व में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जोर मिल रहा था। ठीक है, आ जाओ, अब मेरी बात सुनो, ये डू सेल्फ है, ध्यान रखिए। कई जगह हमने पॉइंट ऐसे पॉइंट पॉइंट लिखे हैं और उनको डेप्थ में नहीं समझाया। क्यों नहीं समझाया, क्योंकि आपने, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ आप क्लास में पढ़े होंगे, और ये चीजें आपकी जिम्मेदारी है। ऑलरेडी मैंने इसकी कहानी बता दी है कि आप ऐसा लिख सकते हो, पॉइंट तो यही लिखना है। ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बनती है कि इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आप सोचो। ठीक है, इजी है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट आगे देखो, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो क्या है, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी, थेरेपी में से उपचार होता है, एकदम मलहम लगाना वो वाला। ठीक है, लेकिन ये शॉक थेरेपी हमारा क्या है, पॉइंट है। लेकिन इससे पहले पीवाई के कुछ आए हुए हैं, वो देख लेते हैं। पीवाई के पूछा हुआ है हमसे। ठीक है, 13, ठीक है, 14, ठीक है, 16, 22, 23, 24, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स, यानी कि 6 टाइम आपसे यहाँ से पीवाई की पूछ रहा है। अब देखो, ये है पावर ऑफ पीवाई की इंपॉर्टेंस। और इन नोट्स की खासियत ये है कि आपको पीवाई को अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से आपके काम हो जाएगा। फिर भी मैं पीवाई की सीरीज लेके आऊंगा, ठीक है, आपको ज्यादा एनालिसिस और भी अच्छे से समझाने के लिए। चलो देख लेते हैं, सारे सवाल सवाल हो जाएंगे हमारे इस टॉपिक से। चलो देख लेते हैं क्या है, शॉक थेरेपी क्या है। इसका अर्थ क्या है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अरे चोट देकर उसके ऊपर मरहम लगाना, सीधी बात है, ये है इसका मतलब, आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब क्या है, एक बार देख लेते हैं। रूस द्वारा शॉक थेरेपी के अंतर्गत मुक्त व्यापार यानी कि फ्री ट्रेड, वित्तीय खुलापन, ठीक है, फाइनेंशियल ओपननेस, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता पर क्या दिया गया था, बल। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ कैसे। रूस ने दूसरे देशों के साथ फ्री ट्रेड को यानी कि मुक्त व्यापार को अपनाया, कोई टैक्स या कोई शुल्क नहीं लेते थे। दूसरा, वित्तीय खुलापन, मुद्रा की आसानी से, वो मुद्रा के द्वारा आसानी से व्यापार ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, और आसानी से, जैसे रूबल थी और मान ली इंडिया व्यापार कर रही है रुपए में, तो आसानी से व्यापार कर सकते थे, मुद्राओं को आसानी से एक्सचेंज हो जाता था। क्लियर हो गया, इसके ऊपर क्या देते थे, बल। तीन ही बातों पर बल दिया है उन्होंने, किस किस पर, फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार पर, वित्तीय खुलापन पर, और दूसरा मुद्राओं की आसानी से परिवर्तनीयता पर। क्लियर हो गया, तीन बातों पर बल दिया। अब देखते हैं क्या आगे। शॉक थेरेपी का सर्वोपरि मान्यता थी कि संपत्ति का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होना चाहिए। शॉक थेरेपी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किसके ऊपर बल देता है, ठीक है, प्राइवेट राइट्स पर, यानी कि निजी स्वामित्व पर। ठीक है, संपत्ति पर किसका अधिकार होना चाहिए, निजी लोगों का, निजी हाथों में होना चाहिए संपत्ति का अधिकार। क्लियर हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट, राज्य की संपदा, संपदा में संपत्ति, निजीकरण और व्यवसायीकरण की स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने पर बल देती है। ये क्या बोलती है, प्राइवेटाइजेशन और व्यवसायिक पर क्या देना चाहिए, तुरंत बल देना चाहिए, तुरंत इसको अपना लेना चाहिए। नेक्स्ट, इसमें धीरे धीरे परिवर्तन ना करके, ये धीरे धीरे परिवर्तन ना करके जनता के एकदम परिवर्तनों को जनता पर लादा गया था। मतलब तुरंत, एक्सटेंट, जल्दी से परिवर्तन पर जल्दी, तीव्र परिवर्तनों पर बल देती है, और उन परिवर्तनों को जनता के ऊपर फॉलो करने के लिए भी बोल रही है। क्लियर हो गया, तीन बातें आपको मैंने यहाँ पर हाईलाइट कर दी है, उनको ध्यान रखना है। पहली बात तो, शॉक थेरेपी किस पर बल देती है, मुक्त व्यापार पर, वित्तीय खुलापन पर, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनता पर। ठीक है, शॉक थेरेपी का जो मेन कोर जो प्रिंसिपल है वो क्या है, निजी स्वामित्व पर बल देती है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन पर ज्यादा बल देती है। और उस प्राइवेटाइजेशन को तुरंत इकोनॉमी में अपनाना चाहिए, ढांचे को तुरंत अपनाना चाहिए। और ढांचे को अपनाएगा तो जो धीरे धीरे परिवर्तन है उसको साइड में रख के तुरंत परिवर्तन करके जनता के ऊपर उसको लगाम, यानी कि जनता के ऊपर उसको फॉलो करना चाहिए। तीन बातें हो गई हमारे सामने, अंडरस्टैंड। अब ये तो था शॉक थेरेपी का बारे में। अब देखते हैं शॉक थेरेपी के क्या परिणाम निकले, क्या रिजल्ट निकले। ठीक है, देखते हैं क्या प्रभाव। अर्थव्यवस्था का नष्ट हो गई, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था क्या हो गई, नष्ट हो गई, क्योंकि अर्थव्यवस्था
निजी हाथों में जाएगी तो अर्थव्यवस्था, निजी हाथों में जाएगी, भ्रष्टाचार फैलेगा, ठीक है, कठोर शासन होगा, नौकरशाही कठोरता हो जाएगी, सत्तावादी हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे क्या हो गई, नष्ट हो गई। रूसी मुद्रा में गिरावट आई, रूसी रूसी जो मुद्रा थी कौन सी थी, रूबल, ठीक है, उसमें धीरे धीरे क्या आ गई, गिरावट आई, ठीक है। नेक्स्ट, समाज कल्याणकारी समाप्त हो गया, क्योंकि निजी हाथों में जाएगा ना समाज, तो समाज कल्याणकारी नहीं होगा, ठीक है। तो समाज का वेलफेयर स्टेट धीरे धीरे कम होता खत्म होता गया, लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना नहीं हुई, ठीक है। नेक्स्ट, बैंक और वित्तीय संस्थाएं दिवालिया हो गई, गिरावट आ गई, निजी हाथों में आ गई, क्योंकि लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में, प्राइवेट में हाथों में आते ही लोगों ने बहुत बड़ी मात्रा में लोन देना शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ की इकोनॉमी की ठप पड़ गई, बैंक धराशायी होने शुरू हो गई। ये परिणाम निकले। अंडरस्टैंड, समझ में आ रही मेरी बातें? अब इसको एक एक करके देख लेते हैं क्या है, ठीक है। अर्थव्यवस्था का नष्ट होना क्या है? शोक तरीके से सोवियत संघ की पूरी पूरी अर्थव्यवस्था तहस महस हो गई, गिर गई, पूरी गिरावट आ गई, ठीक है। जिससे कि पूरा औद्योगिक ढांचा क्या हो गया, चरमरा गया, ठीक है। और लगभग 90% उद्योग निजी हाथों में चले सौंप दिए गए या चले गए, ठीक है। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण बाजार की ताकतों द्वारा किया जा रहा है। बाजार की ताकत कौन सी थी, जिनके हाथों में पैसा था, अर्थात निजीकरण, ठीक है। यानी कि पूंजीवादी लोगों के हाथों में पैसा था, या पूंजीवादी तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो पैसे वाले लोग थे उनके हाथों में क्या था, पैसा था। क्लियर हो गया? इस वजह से बाजार का ढांचा धीरे धीरे क्या हो गया, चरमरा गया, ठीक है। नेक्स्ट, रूसी मुद्रा रूबल में क्या आएगी, गिरावट आई। इसके कारण रूपल मुद्रा में भारी गिरावट आई, ठीक है, सामना करना पड़ा था, जिसके कारण मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या होता है, अचानक से वस्तुओं की कीमतों में क्या हो गई, तीव्र वृद्धि हो जाती है, अचानक से कीमतें बढ़ जाती है, प्राइस, और लोग कंगाल होना शुरू हो गए, लोगों के हाथों में पैसा ही नहीं था, वस्तु धीरे धीरे महंगी होती जा रही थी, ठीक है। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था खत्म होती गई, ठीक है। शौक थेरेपी से परिणामस्वरूप रूस में गरीबी का दौर बढ़ता चला गया, और अमीरी और गरीब के बीच का विभाजन यानी कि खाई बढ़ती गई। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं, लोकतांत्रिक संस्थानों की समाप्ति। शौक थेरेपी के कारण लोकतांत्रिक संस्थानों की स्थापना की ध्यान नहीं किया जा रहा था, नई उनकी स्थापना की जा रही थी। आगे, बैंक और वित्तीय संस्थानों का दिवालिया होना। बैंक और वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने के प्रमुख कारण क्या क्या थे, एक अलग से देख लेते हैं। आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का होना, ठीक है, आर्थिक रूप से पिछड़ेपन का होना, रूस की कुछ हिस्से आर्थिक रूप से पिछड़ेपन थे, जैसे कि पश्चिमी देशों की तुलना में काफी पिछड़ा हुआ था रूस, ठीक है। और साम्यवादी अर्थव्यवस्था ही इस पिछड़ेपन का क्या क्या थी, कारण थी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निजीकरण को बढ़ावा ज्यादा देती है, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा ज्यादा देती है, अमीर और गरीब की बीच की खाई ज्यादा होती है पूंजीवादी में, ठीक है। नेक्स्ट, आगे देखते हैं। आई होप कि समझ में आ रहा होगा आपको टॉपिक। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार का होना। रूस में जो राजनीतिक और प्रशासनिक संस्थाएं थी उनमें भ्रष्टाचार का होना, वो सभी शक्ति भ्रष्टाचार सरकार के हाथों में लीन थी, ठीक है। नेक्स्ट है संसाधनों का गलत प्रयोग, ठीक है, जैसे कि सरकार के अधिकतर धन हथियारों की होड़ में खर्च कर दिया था पूरा का पूरा, ठीक है। और जिससे कि जनता की मूलभूत आवश्यकताओं को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। क्लियर हो गया यहाँ तक? नेक्स्ट, गोरबाचेव की चुनौ नीतियां। गोरबाचेव की नीतियों ने भी रूस की अर्थव्यवस्था को तहस नहस किया था, क्योंकि वो धीमे सुधार थे। क्लियर हो गया? जो और जनता ने इनका क्या नहीं किया था, समर्थन। आगे, साम्यवादी दल की तानाशाही, सीमित नागरिक अधिकार, ये सारे पॉइंट क्या है, अब देखो, जैसे हमने इनमें पॉइंट बना के लिख रखा है ना, शोक थेरेपी को अच्छे से, वैसे ही आपको ऐसे पॉइंट बना के लिखना है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा, बिल्कुल भी आपको एज अ टिक नंबर मिलेंगे बहू बहू। और जो एग्जामिनर ने पूछा है हमें, वही हमें आंसर करना है। ऐसे डायग्राम बनाने, देखो ये डायग्राम बना रखा है हमने एकदम अच्छे से, ऐसे डायग्राम बना के आप आंसर करोगे। एग्जामिनर को हमें अट्रैक्ट करना है, हमारा काम क्या होना चाहिए, एग्जामिनर को ज- मजबूर करना है कि भाई मेरी कॉपी चेक कर दू, एक बार कर देख, तुझे मजा आएगा कॉपी चेक करने में। चलो आगे देखते हैं, हमारा आगे टॉपिक है। आगे टॉपिक है, गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में कुछ सुधार किए गए थे, और सुधार के क्या कारण थे, क्यों सुधार किया था उन्होंने। उससे पहले क्या पी वाई क्यू आए हैं, क्या आए हैं, 2013 में पूछा है, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन थे, मिखाइल गोरबाचेव। गोरबाचेव द्वारा सोवियत संघ में सुधार के दो कारण क्या थे, चलो देख लेते हैं कारण, तो नीचे आ जाओ। इंट्रो देखते हैं क्या है। मिखाइल गोरबाचेव सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे, ये आ गई, इसका आंसर हो गया। उन्होंने सोवियत संघ में कुछ सुधार करने के लिए निम्न कारण या बाध्य हुए थे, क्या कारण से सुधार करने के, चलो आगे देख लेते हैं। ये देखो, नोट्स की खासियत ये है कि डायग्राम बना के हमने बहुत अच्छे से समझाया, ये क्लास के नोट्स है, ध्यान रखिए, ठीक है। आ जाओ, समझते हैं क्या है सुधार कारण, क्या थी। वहां की अर्थव्यवस्था क्या थी, गतिरोध होती गई थी, अर्थव्यवस्था चरमरा रही थी,
उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी थी वहां पर, इस वजह से वहां की अर्थव्यवस्था को धीरे धीरे क्या हो रही थी, चरमरा रही थी। नेक्स्ट है पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना। यूरोस पश्चिमी देशों की तुलना में क्या है, पिछड़ रहा था। क्यों? क्योंकि प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पिछड़ गया था। ठीक है, टेक्नोलॉजी और बेसिक जो स्ट्रक्चर है उस जैसे परिवहन, ऊर्जा, सड़क आदि में क्या हो रहा, धीरे धीरे पिछड़ रहा था। ठीक है, जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लग रहा था। ठीक है, क्लियर हो गया। ये इस पॉइंट, ये इसमें लिखेंगे दोनों पॉइंट। पश्चिम देशों की तुलना में पिछड़ जाना क्यों था, ये दोनों लिखेंगे। प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे में पिछड़ गया था, जनता को राजनीतिक और मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा था। ये दोनों पॉइंट इसमें लिखेंगे। ठीक है, प्रशासनिक ढांचे में त्रुटियां यानी कि कमियां। ठीक है, क्या है, गतिरोध प्रशासन यानी कि खराब प्रशासन, कठोर प्रशासन, नौकरशाही में भ्रष्टाचार फैलना। ठीक है, सत्ता में केंद्रीकृत होना यानी कि सत्ता का सत्तावादी हो जाना। ये तीनों पॉइंट इसमें लिखेंगे। क्लियर हो गया। तीन कारण हो गया हमारे जिस वजह से मिखाइल गोर्बाचेव सुधार करना चाह रहा था। क्लियर हो गया। अर्थव्यवस्था का गतिरोध हो जाना, प्रशासनिक ढांचे की त्रुटियां, पश्चिमी देशों की तुलना में पिछड़ जाना, तीनों कारण हो गए। क्लियर, अंडरस्टैंड। आओ, आपको ऐसे नहीं लिखना कहीं आप ऐसे लिखिए। ये डायग्राम बनाने का समझाने का तरीका था, आपको पूरा ऐसे प्रॉपर बनाना है पॉइंट, और उस प्रॉपर पॉइंट पे लिखना है कि उपभोक्ता वस्तु में बड़ी कमी आई जिससे कि वहां की अर्थव्यवस्था गतिरोध हो गई। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनाना है, ऐसे बिल्कुल पॉइंट बना बना के लिखना है आपको, इनको पॉइंटों के अंदर लिखना है इनको। ये तो हमारे बनाने का और लिखने का तरीका है। ठीक है, आ जाओ। सोवियत संघ विघटन के समय भारत के ऊपर प्रभाव क्या पड़ा था इसका, क्या भारत के ऊपर भी इनका इम्पेक्ट पड़ा था कि इसके डिक्लाइन से। ठीक है, आ जाओ देखते हैं क्या क्या पड़ा था। अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों पर धीरे धीरे भारत निर्भर होना होना शुरू हो रहा था, क्योंकि सोवियत संघ का तो विघटन हो गया था। तो भारत धीरे धीरे अमेरिका और पश्चिमी देशों के ऊपर क्या हो रहा था, डिपेंड हो रहा था। किसी भी गुट में शामिल न होने के कारण बाध्यता से मुक्त था। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं था, भारत ने गुट निरपेक्षता की नीति अपनाई थी। दोनों गुटों से अलग होकर स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करना। ठीक है, तो नेक्स्ट, भारत किसी भी गुट की तरफ जा सकता था। भारत स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र था, किसी के ऊपर उसके ऊपर कोई भी बाध्यता नहीं थी। ठीक है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली महत्वपूर्ण माना गया था उस टाइम। क्यों? क्योंकि वो एक शक्तिशाली अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रही थी। महाशक्ति अमेरिका के साथ मजबूत संबंध बना रहा था भारत। ठीक है, चार प्रभाव पड़े थे। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं, आगे टॉपिक क्या है हमारा। आगे टॉपिक है शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। ठीक है, भारत और रूस के संबंध कैसे थे, या सोवियत संघ के संबंध कैसे थे। इससे पीवाई क्यों आए हैं क्या, तो आए हैं, देखो दो पीवाई पूछा है। ठीक है, शीत युद्ध के दौरान व बाद में भारत और रूस के संबंध कैसे, पहले और बाद में कैसे संबंध थे। भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, आपके अनुसार भारत इससे क्या लाभ हुआ था, 2022 में पूछा था। चलो करते हैं सोल्व। पहला, संबंध रिलेशन कैसे थे। तो रिलेशन हमारे हमेशा से शुरू शुरू से अच्छे रिलेशन रहे, एक दो मित्र, एक राष्ट्र, मित्र राष्ट्र के फ्रेंडली नेशन के तौर पर काम किया है रूस ने या सोवियत संघ ने। तो देखते हैं क्या है। आर्थिक संबंध देखो, इकोनॉमिक्स में सॉरी पॉलिटी में अगर कोई भी आंसर को नहीं आया आपको, तो हमेशा चार फैक्टर होते हैं, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल और अदर्स। अदर्स में सैन्य भी होता है, ऐतिहासिक भी होता है, और और कोई भी हो सकता है। तो जब भी आंसर नहीं आया तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कारण बनाकर आप उनका आंसर इजिली कर सकते हो। चलो, पहला है आर्थिक, दूसरा है राजनीतिक, तीसरा है सैन्य, चौथा है सांस्कृतिक। चलो एक एक को देखते हैं। इकोनॉमिकल रिलेशन कैसा था। सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में सोवियत संघ ने भारत की हेल्प करी है। सार्वजनिक कंपनियां ऐसी जो प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जो कंपनियां थी, पीएसयू थी, उनकी ऐसे वक्त में मदद करी थी जब मदद करना क्या था, मुश्किल था। जब कोई भी देश भारत की मदद नहीं कर रहा था उस टाइम सोवियत संघ ने क्या करी थी, हमारी हेल्प। जैसे भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम में इस्पात के वो संयंत्रों को सहायता करी थी, आर्थिक सहायता करी थी इनको लगाने में। ठीक है, और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण भी रूस को, रुपए को मध्यम मानकर व्यापार किया था भारत ने। जब भारत की स्थिति बहुत दयनीय थी, भारत की स्थिति बहुत डाउन थी, तब उस समय रूस ने हमारे साथ खड़ा था। और पब्लिक यानी कि पीएसयू पब्लिक सेक्टर में भारत ने बहुत सारी मदद करी थी, जैसे कि भिलाई, बोकारो, विशाखापट्टनम में लोहा इस्पात कारखाने लगाने में आर्थिक सहायता दी थी। विदेशी मुद्रा के रूप में भारत हमारे साथ व्यापार कर रहा था। ठीक है, आ जाओ। ये तो इकोनॉमिक संबंध थे। नेक्स्ट, पॉलिटिक्स संबंध कैसे थे। सोवियत संघ ने हमेशा से कश्मीरी मामले पर यानी कि कश्मीर मुद्दा पर भारत ने यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र में, संघ में भारत का हमेशा से पक्ष लिया है। ठीक है, जैसे 1971 में पाकिस्तान से युद्ध के दौरान भी भारत की मदद करी थी पाकिस्तान। ठीक है, इसकी कहानी मैं आपको सेकंड बुक में सुनाऊंगा, बांग्लादेश का जन्म यानी कि बांग्लादेश का पैदा होना। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट।
भारत ने भी रूस की अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा से विदेश नीति का क्या किया है, पालन किया है। ठीक है, डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट हमने हमेशा से रूस का सपोर्ट किया है। ठीक है, सैन्य सैन्य रूप में क्या सहायता संबंध है, देखो भारत ने सोवियत संघ ने मुश्किल समय में सैनिक साजो सामान उपलब्ध करवाए थे भारत को, चाहे 1971 का युद्ध हो चाहे 1962 का। हमेशा से भारत रूस ने इनडायरेक्ट रूप से सैनिक साजो सामान उपलब्ध करवाए हैं भारत को, जब शायद कोई अन्य देश आपसी सैन्य टेक्नोलॉजी भारत को देने को तैयार था। भारत और सोवियत संघ के मध्य सैन्य समझौता भी हो रखा है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। किस हिंदी फिल्म संस्कृति के रूप में, कल्चर के रूप में क्या है, हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ की लोकप्रियता। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट। ये तो थे संबंध, ये तो शीत युद्ध के दौरान थे या सोवियत संघ और भारत के संबंध। अब शीत युद्ध के बाद के संबंध देख लेते हैं क्या कौन कौन से थे। ठीक है, कौन कौन से हैं देख, भारत और रूस के संबंध शीत युद्ध के बाद में। ठीक है, हमने डायग्राम बना के अच्छे से समझा रखा है, अब आपको समझना है कैसे। दोनों देशों की जनता की अपेक्षा समानता थी, दोनों देशों जनता में से एक जैसा सोचती थी, एक दूसरे में समानता नजर आती थी। दोनों देशों की जनता के मेल मिलाप समान था। ठीक है, एक दूसरे के लोगों की संस्कृति को बढ़ावा देते थे रूस और भारत के लोग। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट, दोनों देशों को समान दृष्टिकोण जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो इक्वल था दोनों देशों का। ठीक है, चाहे भारत की विदेश नीति को लेकर हो, चाहे ट्रेड को लेकर हो, चाहे अन्य चीजों को लेकर हो, दोनों देशों का सपना बहुध्रुवीय विश्व का था। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते थे दोनों। ठीक है, नेक्स्ट, विभिन्न मुद्दों पर परस्पर सहयोग करते थे, आपसे बैठकर वार्तालाप करते थे, टेबल कॉन्फ्रेंस करते थे। ठीक है, किसी भी मुद्दे को बैठकर सुलझाने पर बल देते थे। कश्मीरी मुद्दा, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, सूचनाओं का प्रदान, पश्चिमी यूरोप में पहुंच बनाना, इन सभी चीजों पर वो क्या करते थे, जोर देते थे। क्लियर हो गया, परस्पर बैठकर बात करते थे, इनको कैसे सुलझाया जाए, इनको कैसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उन 2001 में भारत और रूस के बीच में सामरिक, ठीक है, समझौता भी हुआ था 2001 में। 2001 में भारत और रूस के बीच में कब समझौता था, 2001 में सामरिक समझौता। तीन संबंध, तीन देख लिया अपन ने, और ये इनके अंदर लिखा जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं लिखना, पॉइंट बना के लिखना है पूरा बाकायदा। ठीक है, नोट्स की खासियत है कि आपको इजीली याद हो जाएंगे। क्लियर हो गया, अपन ने बड़ा टॉपिक देख लिया। चलो आ जाओ नेक्स्ट। सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस की स्थिति कैसी थी, इनका विघटन हुआ तो इसके बाद में रूस की स्थिति कैसी हो गई। सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन बना, रूस। कौन बना, रूस। जैसे सोवियत संघ का विघटन हुआ उसके बाद में कौन उभर कर आया, रूस। ठीक है, सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिल गई। सीट कौन सी, वीटो वाली सीट, स्थायी सीट। ठीक है, परमाणु संपन्न राष्ट्र बन गया कौन, रूस। क्लियर हो गया, ये स्थिति। सोवियत संघ के विघटन के समय राष्ट्रपति कौन था, ये ऑलरेडी पीवाईक्यू में आया है, मिखाइल गोर्बाचेव, और आपने पढ़ भी लिया है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया है। तो आइए कुछ क्वेश्चनों का जवाब देना है आपको। ठीक है, जैसे कि टेबल नंबर फर्स्ट अपन नहीं देखते हैं। जैसे चलो शुरू करते हैं। किन बातों के कारण गोरबाचेव सोवियत संघ के सुधार के लिए बाध्य हुआ, ऑलरेडी तीन कारण अपन ने पढ़ लिया है। सोवियत संघ विघटन के भारत पर क्या प्रभाव पड़े थे, ऑलरेडी पढ़ लिया है। शोक थेरेपी से क्या से पढ़ लिया है। पूंजीवादी दुनिया और समृद्ध दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी बर्लिन की दीवार, याद आ रहा होगा। दो ध्रुवीयता से आप क्या समझते हैं। शोक थेरेपी के रूसी अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ लिया। मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा किए गए सुधारों, सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार हुआ। सोवियत संघ के दौरान रूस और, अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने नोट्स अच्छे से पढ़ लिए, क्लास देख ली, समझ लिया। अब मेरे कहने से इन सारे सवालों को आप क्या करोगे, जवाब दोगे, लिखोगे। इससे क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चैप्टर ढंग से समझ में भी आ जाएगा। अंडरस्टैंड, पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करना तो है ही आपको, और साथ में हमारा चैप्टर हो गया है। आई होप कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी क्वेरीज है ना तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, कुछ भी हो, और उसका रिप्लाई मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी लाएंगे टाइम के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो और ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चे इंटरेस्टेड है। अगर ऐसा होगा, ठीक है, नेक्स्ट टाइम अगर आप वीडियो को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो आएगी। ठीक है, जल्दी। और तब तक के लिए बाय बाय।